अगर आपके घुटने स्टेज 4 आर्थराइटिस हो गया है और आप नहीं चाहते हैं ऑपरेशंस कराना, या क्या है इसका उपाय? अगर स्टेज 4 आर्थराइटिस के मरीज हैं तो क्या है इसका उपाय? तो अंत तक हमारे इस वीडियो से जुड़े रहिएगा। एक एक चीज़ें मैं बताने वाला हूं आपको। ऑपरेशंस कब करना चाहिए और कब अगर आप ऑपरेशंस नहीं कराना चाहते हैं तो दूसरा क्या उपाय है, या फिर क्या सब में ऑपरेशन करने की ज़रूरत होती है स्टेज 4 आर्थराइटिस में? तो ये सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक्स एंड जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन। मैं पिछले 17-18 साल से एज ए ऑर्थोपेडिक सर्जन काम कर रहा हूं। मैंने 20,000 से ज़्यादा लोगों के हड्डी के सफल ऑपरेशंस किए हैं, जिसमें 1,000 से ज़्यादा तो केवल मैंने जॉइंट रिप्लेसमेंट किया है। आप सबको मालूम है कि मुझे घुटने के मरीजों में खास इंटरेस्ट है और इसके लिए मैं बहुत कितना बार तो अपने क्लिनिक्स में अपने बिजी शेड्यूल से भी टाइम निकाल के लोगों के को एजुकेट करने के लिए, उनको नॉलेज देने के लिए मैं वीडियो बनाते रहता हूं। और स्टेज 4 वाले जो मरीज रहते हैं वो बड़ा परेशान रहते हैं। आपको किस स्टेज में प्रॉब्लम है? क्या आपको भी स्टेज 4 का दिक्कत है? तो ज़रूर मुझे बताइएगा कि यस आई हैव स्टेज 4 प्रॉब्लम। अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको सचमुच स्टेज 4 का प्रॉब्लम है और आप कंफ्यूज हैं कि ऑपरेशंस कराएं, क्या ऑपरेशंस के बिना भी, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट तक रहिएगा। जो लोग लास्ट तक रहेंगे उनके लिए मैं एक अमेजिंग ऑफर भी देने वाला हूँ, एक ऐसी चीज़ें देने वाला हूँ जो आपको सचमुच आपके लाइफ को ट्रांसफॉर्म करेगा। तो बिल्कुल लास्ट तक रहना। मैं इसमें एक एक परत जो हमारी 17-18 साल की एक्सपीरियंस है, जो मैंने 3 लाख से ज़्यादा लोग जिनको घुटने की तकलीफ है उनको जो सर्व किया है, वो पूरी एक्सपीरियंस आप इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको देने वाला हूँ। तो स्टेज 4 आर्थराइटिस होता क्या है? एक्चुअली ऐसा आर्थराइटिस जिसमें घुटने के बीच की जो गादी है, घुटने का बीच का जो ग्रीस है, वो लगभग 60% से ज़्यादा खराब हो जाए तो इसको स्टेज 4 आर्थराइटिस कहते हैं। और स्टेज 4 आर्थराइटिस में होता है क्या है ना कि अब उसका गैप खत्म हो जाता है, ग्रीस बिल्कुल खत्म हो जाता है, जिसको बोलते हैं घुटना बिल्कुल घिसारा हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया, और ऊपर की हड्डी और नीचे की हड्डी एक दूसरे से लगभग सट जाती है। और ऐसे स्टेज में ना इंसान को बड़ा कष्ट होता है घुटने मोड़ने में, खड़ा होने में, सीढ़ी चढ़ने में। घुटना टेढ़ा भी हो जाता है, या मैंने ऐसे सबके नहीं होते लेकिन बहुत लोगों के टेढ़ा भी हो जाता है। और वो इस हद तक उसके घुटने में कष्ट होती है कि वो रोज़मर्रा के कार्य, जैसे रोज़मर्रा के कार्य मीन्स बाथरूम जाना, जाके खुद से स्नान कर लेना, बिछावन पर से उठना, वो भी कष्ट हो जाता है। मैंने अगर बहुत ही एडवांस स्टेज में दिक्कत है तो ऐसे सिचुएशंस में अगर इस तरह का सिचुएशन हो जाए। अच्छा, एक चीज़ और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ऐसे मरीजों को दर्द की दवाइयाँ भी काम नहीं करती। हो सकता है कि शुरू के स्टेज में आपको दर्द की दवाइयाँ काम आए, उससे फ़ायदा हो, लेकिन अगर स्टेज 4 आर्थराइटिस हो गया है और उसका एडवांस स्टेज हो गया है तो आप दर्द की दवाइयाँ भी खाएंगे ना तो दर्द आराम नहीं होता। क्यों? क्योंकि अब हड्डी से हड्डी टकराने लगता है, बीच की जो गादी है, बीच की जो ग्रीस है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है, और इसके कारण से थोड़ा सा भी मूवमेंट होता है तो एक तो कटकट पटपट की आवाज़ आती है, कितना बार तो मुड़ता भी नहीं है, घुटना भी जाम हो जाता है, या तो पूरा सीधा नहीं होता है या पूरा नहीं मुड़ता है। तो ये स्टेज 4 के लक्षण है। और स्टेज 4 एक ऐसी बीमारी है कि अगर आपके स्टेज 4 की आर्थराइटिस है और आप अपने रोज़मर्रा के कार्य नहीं कर पा रहे हैं या दवाइयों से भी आपके कष्ट ठीक नहीं हो रहे हैं, तो फिर उसका एक ही उपाय बचता है कि आपको ऑपरेशन करा के घुटने बदलवाना चाहिए। अगर स्टेज 4 आर्थराइटिस है तो ऐसे कंडीशन में टोटल नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। टोटल घुटने को पूरा बदल के उसमें ज्वाइंट बदल देते हैं, लेकिन ये एक बड़ा ऑपरेशन है, महंगा ऑपरेशन है। इसको चाहें तो आप रोबोट से भी करा सकते हैं, लेकिन सभी लोग वो ऐसा नहीं है ज़रूरी कि सभी लोगों को स्टेज 4 वाले को नी रिप्लेसमेंट कराना ही पड़े, क्योंकि स्टेज 4 में कुछ लोग ऐसे भी रहते हैं जिनकी गादी तो बिल्कुल घिस गई रहती है लेकिन उनको कष्ट उतना नहीं रहता है। वो अपने रोज़मर्रा के कार्य कर सकते हैं, वो चल फिर सकते हैं, उनको उतनी दिक्कत नहीं है, तो वो लोग अपने घुटने को बचा सकते हैं। या दूसरा, एक ऐसे मरीज़ जिनको स्टेज 4 आर्थराइटिस है लेकिन उसके पास उतने पैसे नहीं हैं कि वो ऑपरेशन करा सकें, क्योंकि आप सबको मालूम है कि घुटना रिप्लेसमेंट एक बड़ा ऑपरेशन है। आपको अगर किसी ने बताया होगा घुटना रिप्लेसमेंट तो आपको खुद मालूम होगा। आपको कितना बताया था एक जॉइंट बदलने में, कम से कितना बताया था, ये ज़रूर मुझे कमेंट में लिखिएगा कि मुझे इतना खर्चा बताया था। एक घुटने बदलने में 2.5 से 3 लाख रुपये खर्चा आ जाते हैं। तो ये कोई छोटा मोटा, मैंने इंडिया के आप ही बताइए कितने % लोग एक घुटना रिप्लेसमेंट करा पाएंगे? आप कमेंट में सभी लोग लिख के बताइएगा। तो बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो नहीं करा सकते। या तीसरा, एक ऐसा मरीज़ है ना जिसको डर लगता है, वो नहीं कराना चाहता, वो कहता है कि भाई मर जाएंगे लेकिन हमको नहीं कराना, तो क्या उसको छोड़ देंगे? उसके लिए भी उपाय है। या चौथा, ऐसे मरीज़ जो हाई रिस्क रहते हैं, जिनको ब्लड प्रेशर है, शुगर है, हार्ट के मरीज़ हैं, डॉक्टर उनको बताते हैं कि आपको ऑपरेशन करने में ज़्यादा रिस्क है, तो क्या वो लोग कुछ नहीं करेंगे? तो उनके लिए कोई उपाय नहीं है। तो ये चारों कैटेगरी के लोगों के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं वो तरीका बताऊँगा
कि अगर आप अपना चल फिर पा रहे हैं, आप रोज़मर्रा के कार्य कर पा रहे हैं, तो आपको स्टेज 4 भी है, तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको घुटना बदलवाना है। नी रिप्लेसमेंट की एब्सोल्यूट इंडिकेशन नहीं है, ये रिलेटिव इंडिकेशन है कि भाई आपका स्टेज 4 आर्थराइटिस है और आप रोज़मर्रा के कार्य नहीं कर पा रहे हैं, आप बिना दर्द के दवाइयों के नहीं रह पाते हैं, तो आपको नी रिप्लेसमेंट कराना चाहिए। लेकिन अगर आपका स्टेज 4 आर्थराइटिस है, आप रोज़मर्रा के कार्य कर पा रहे हैं और आप थोड़ा ध्यान रखते हैं, तो आप चल फिर पाते हैं, दर्द विहीन रह पाते हैं, तो आपको ऐसा कंपल्सरी नहीं है कि आपको ऑपरेशंस कराना है। तो वो तमाम लोग जो इस कैटेगरी में आते हैं जिनमें ऑपरेशंस नहीं कराने से भी चलेगा, या फिर वो जो नहीं करा सकते हैं उसके कारण मैंने बताया कि किस किस कारण के लिए, उनके लिए भी उपाय है। और उसमें सबसे पहला जो उपाय है, अपने जीवन शैली में बदलाव करिए। नीचे बैठना उठना, सीढ़ी चढ़ना उतरना बचाइए, बाथरूम के लिए कमोड यूज करिए, चलते हैं तो छड़ी लेके चलिए। छड़ी लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं आपके घुटने पे जो खराब है उस पर कम प्रेशर पड़ेगा, कम जोर पड़ेगा, कम खराबी होगा। सीढ़ी चढ़ना उतरना बचाना है। कभी इमरजेंसी में सीढ़ी चढ़ भी रहे हैं तो एक एक सीढ़ी चढ़िए, रेलिंग पकड़ के चढ़िए। ये सारा ध्यान रखेंगे तो भले ही खराब घुटना है लेकिन उस पर कम प्रेशर पड़ेगा तो आपको कम दिक्कत होगा। दूसरा चीज़ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो है कि वज़न कम करिए। अगर वज़न ज़्यादा है तो वज़न कम करने पे कोशिश करिए। वज़न कैसे कम होगा उसके लिए मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं, आप उसको ध्यान दे सकते हैं। आप उसमें क्या खा रहे हैं, आप कॉन्शियस ईटिंग करिए, जो भी खा रहे हैं उसको देखिए, कैसे खा रहे हैं, चबा चबा के खाइए, 32 बार कम से कम चबाइए, छोटे कटोरे में लेके खाइए, छोटे जो बाउल लेके खाइए। तो क्या खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, ये भी ध्यान देना है। क्योंकि अगर आप 2 रोटी ज़्यादा खा रहे हैं ना, उसके लिए आपको आधे घंटे ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, आधे घंटे ज़्यादा एक्सरसाइज। तो क्यों नहीं हम 2 रोटी कम खाएं, भूख से थोड़ा कम खाएं, जितना हमको भूख है उतना ना खाएं। इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट ये चीज़ें हैं। मैंने ऐसा नहीं कि 24 घंटा, लेकिन कोशिश करिए कि आप 8 ही घंटे में खाएं, 16 घंटा ना खाएं। हाइड्रेशंस अच्छा रखिए। खान पान में भी अपने खान पान में प्रोटीन्स की मात्रा बढ़ाइए, कैल्शियम की मात्रा बढ़ाइए, विटामिन की मात्रा बढ़ाइए, फाइबर्स की मात्रा बढ़ाइए, और जो नॉर्मली जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, फैट्स हैं, इसकी मात्रा कम करिए। तो अपने कैलोरी कम खाइए, न्यूट्रिशन ज़्यादा खाइए, फ्रूट्स, सलाद, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ये सब चीज़ें ज़्यादा लीजिए। होल अनाज जो है, रिफाइंड फूड नहीं लीजिए, नॉन वेज, फ्राइड, मीठा, मैदा, इस तरह की चीज़ें जो रिफाइंड है वो सारी चीज़ों को अवॉइड करिए। तो ये सारी चीज़ों का ध्यान देंगे तो वज़न कम होगा। और वज़न कम करने से साइंटिफिकली बहुत प्रूवन है कि अगर आप अपना 10% वज़न कम कर लेते हैं तो आपके घुटने की तकलीफ बिना कुछ किए लगभग 50%, 60%, 70% कम हो जाती है। उसके बाद से ये तो वज़न हो गया। नेक्स्ट है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज का बहुत इंपॉर्टेंस है। लो इम्पैक्ट, ऐसा एक्सरसाइज नहीं करना है जिससे घुटने पे प्रेशर पड़े, उस तरह का एक्सरसाइज बचाना है। वॉकिंग कर सकते हैं, हाँ हो सकता है कि शुरू में आपके वॉकिंग करने से दिक्कत हो स्टेज 4 के मरीज को, तो आप छड़ी लेके चलिए, आप वॉकर लेके चलिए, लेकिन चलिए आप इसके साथ एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा वजन कम करेंगे, जीवन शैली में बदलाव करेंगे, तो हो सकता है कि बिना दर्द के भी आप अच्छे धीरे धीरे चलने लगे। तो वॉकिंग करिए। साइकिलिंग बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, ये आपके घुटने की मांसपेशियों को मजबूत करता है। आप एक ही बार नहीं, धीरे धीरे सुपरवाइज साइकिलिंग करिए। स्विमिंग बहुत अच्छा एक्सरसाइज है। और ऐसे बहुत सारे एक्सरसाइज हैं जिसमें डायरेक्ट घुटने पे खूब प्रेशर नहीं पड़ता है। और आप इसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट के लिए, चाहे हम लोग के आप यूट्यूब पे जाइए, बहुत सारा ऐसा एक्सरसाइज हमने बताया हुआ है जो बिना घुटना पे प्रेशर किए आप अपने घुटने को स्ट्रेंथ कर सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। और एक्सरसाइज से बहुत बेनिफिट होता है। मेडिटेशंस, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। मैं हमेशा हॉलिस्टिक चीज़ों को, भले ही मैं एक एलोपैथी डॉक्टर हूँ, मैं अंग्रेजी डॉक्टर हूँ, लेकिन मैंने हमेशा कि कहीं पे अगर कोई चीज़ अच्छा है किसी भी पैथी में, तो मैं चाहता हूँ कि उसका बेनिफिट हमारे मरीजों को मिले। और मेडिटेशंस एक्चुअली आपको काम करता है, आप में एक पॉजिटिव थिंकिंग लाता है। और मेडिटेशंस में भी हीलिंग की पावर है, इस चीज़ों को नहीं इग्नोर किया जा सकता। तो मेडिटेशंस एक, क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, तो आप इसको भी करिए। इसके साथ साथ बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, जैसे कॉन्ड्राइटिन सल्फेट है, कोलेजन है, टाइप 2 कोलेजन है, विटामिन डी है, कैल्शियम का है, चाहे ओमेगा 3 का है। ये सारी चीज़ों का सप्लीमेंट्स अगर आप लेते हैं तो ये आपके कार्टिलेज को हेल्दी बनाने में, स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है। तो इस सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपको डेफिनेटली अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ कुछ इंजेक्शंस भी हैं जो ज्वाइंट में देते हैं लोग, और इसमें 4 तरह के इंजेक्शंस हैं। एक तो पहला स्टेरॉइड्स का इंजेक्शन देते हैं, इससे तुरंत आराम मिलता है, लेकिन ये इससे इंजेक्शन से बिल्कुल आप ठीक नहीं हो जाएंगे। दूसरा इंजेक्शन है ओजोन का इंजेक्शन, ये भी आपके कार्टिलेज को हेल्दी बनाने में और पेन कम करने में बहुत फ़ायदा करता है।
तीसरा इंजेक्शन है वो है PRP का इंजेक्शन, जिसमें प्लेटलेट्स रिच प्लाज्मा, आप ही के शरीर में से खून निकाल के उसमें के प्लेटलेट्स जिसमें हीलिंग पावर रहती है उसको इंजेक्ट करते हैं। और चौथा हाइड्रोनिक एसिड जिसको बोलते हैं ग्रीस का इंजेक्शन आप ले सकते हैं। अगर लेकिन ये सारे इंजेक्शन से अगर आप ये सोच रहे हैं कि आपके कार्टिलेज बिल्कुल अच्छे हो जाएंगे, बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, तो वो बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो जाएंगे, लेकिन टेम्पररी आपको रिलीफ मिल सकता है। और इसके साथ साथ जो मैंने आपको पहले जो चीज़ें बताया कि वज़न कम करिए, ध्यान रखिए, नीचे बैठना उठना ना करिए, मेडिटेशंस करिए, एक्सरसाइज करिए, खान पान में ध्यान दीजिए, तो ये सारी चीज़ें करते हैं और ये इंजेक्शन से भी तो आपको बेनिफिट होता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि केवल इंजेक्शन ले लेने से आपकी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, तो ऐसा नहीं है। और इंजेक्शन के बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोस पहले भी बनाए हुए हैं कि कितना इसके कॉस्ट लगते हैं, कितना बार लेना पड़ता है, कितना फ़ायदा होता है, तो इसको आप देख सकते हैं। लेकिन स्टेज 4 में नॉर्मली इंजेक्शंस आपको सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए ही दिया जाता है और इसके साथ साथ आपको प्रिकॉशंस रखते हैं, तो डेफिनेटली आपको फ़ायदा मिलता है, उससे बेनिफिट होता है। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं जो आप इसको कर सकते हैं इसके साथ साथ, कि अगर आप नहीं ऑपरेशंस कराने चाहते हैं तो कुछ छोटे ऑपरेशंस भी रहते हैं, जिसमें हम लोग घुटने की सफाई, जिसको आर्थ्रोस्कोपी दूरबीन से हम आपके घुटने में जो कचरा रहता है, जो छोटे छोटे हड्डी के टुकड़े हैं, उसको साफ़ कर देते हैं। ये छोटा ऑपरेशन रहता है, बड़ा ऑपरेशन भी नहीं रहता है, सर्जरी का भी रिस्क नहीं रहता है और इससे टेम्पररी बेनिफिट्स आपको ज़रूर होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक और भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको बहुत कष्ट है, बहुत पीड़ा है, आप लेकिन ऑपरेशंस नहीं कराना चाहते हैं और स्टेज 4 अर्थराइटिस है, तो इसमें एक रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेजन एक्चुअली क्या होता है, क्यों दर्द होता है, क्योंकि हमारे में उसमें कहीं भी कोई चीज़ डैमेज होगा तो दर्द के कोशिकाएं हैं जो हमारे दिमाग को सिग्नल देती हैं कि भाई यहाँ पे गड़बड़ है, तो हम वो दर्द की कोशिकाओं को ही जला देते हैं, जिससे आपको ये भले ही वहाँ पे दिक्कत है लेकिन आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेजन है, तो उसको आप कर सकते हैं और इससे रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेजन से भी 2 साल 3 साल 4 साल तक लोगों को फ़ायदा रहता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि केवल रेडियो फ्रिक्वेंसी एब्लेजन कर देंगे, केवल इंजेक्शन ले लेंगे, केवल हम सप्लीमेंट्स ले लेंगे, उससे अच्छा हो जाएगा, इसमें सभी चीज़ें को होलिस्टिक ढंग से अपना के करते हैं तो डेफिनेटली आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में इम्प्रूवमेंट होता है। 100% तो नहीं ठीक हो जाएंगे आप, बिल्कुल तो नॉर्मल नहीं हो जाएंगे, लेकिन अगर 70% 80% भी आप इम्प्रूव होते हैं तो दैट्स ग्रेट थिंग। और आपको क्या लगता है कि ऐसे मरीजों को अगर 70-80% भी आराम मिल जाए तो ये सचमुच ये है और ये बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो इस वीडियोस को तमाम लोग जिनको घुटना रिप्लेसमेंट डॉक्टर ने बता दिया है, या फिर जो लोग नहीं चलाना चाहते हैं घुटना रिप्लेसमेंट, उनको ज़रूर भेजिएगा। जिनको घुटने की तकलीफ रहती है उनको ज़रूर भेजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा हमारा वीडियो। इस तरह के वीडियो मुझे बनाने चाहिए, नहीं बनाने चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, हैव ए ग्रेट डे।